हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शिक्षण डिजिटल स्टूडियो। अपने पिछले वीडियो में हमने बात करी थी छत्रपति शिवाजी के प्रशासन के विषय में। इस वीडियो में हम देखेंगे शिवाजी के वंशजों को। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी इसका लाभ उठा सकें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और बात करते हैं शिवाजी के वंशजों के विषय में। तो अगर शिवाजी के वंशजों की बात करें तो सबसे पहले इनकी पत्नियों के विषय में देखते हैं। तो इनकी 3 पत्नियां थीं। पहली थी सईबाई जिनके पुत्र थे संभाजी, दूसरी थी सोयराबाई जिनके पुत्र थे राजा राम और तीसरी थी पुतलीबाई जिनका कोई पुत्र नहीं था। अतः शिवाजी की मृत्यु के पश्चात ये उनके साथ सती हो गई थी। आगे बात करते हैं। तो 13 अप्रैल 1680 ईस्वी को शिवाजी की जोर के कारण मृत्यु हो जाती है। जो संभाजी इनके पुत्र और जो इनके पुत्र राजा राम थे, दोनों के मध्य उत्तराधिकार का विवाद होता है। अब क्या होता है, 21 अप्रैल 1680 ईस्वी में राजा राम, जो कि इनके छोटे पुत्र थे, उनकी आयु मात्र उस समय 10 वर्ष की थी, उनको शासक बनाया गया। ऐसा क्यों किया गया? क्योंकि जो इनके बड़े पुत्र संभाजी थे वो पन्हाला के दुर्ग में कैद थे। और कैद क्यों थे? हमने शिवाजी वाले वीडियो में देखा था कि जब ये मुगलों से जाके मिल गए थे तो शिवाजी ने इनको, जब ये वापस आए तो शिवाजी ने इनको पन्हाला के दुर्ग में नजरबंद किया हुआ था। तो ये वहां पर कैद थे, इस वजह से राजा राम को शासक बनाया गया। बाद में संभाजी ने क्या किया, संभाजी जो दुर्ग के प्रधान सेनापति थे उस समय हम्बीर राव मोहिते, उनको अपने पक्ष में करके वो कैद से बाहर निकल आए। और कैद से बाहर निकलने के बाद 20 जुलाई 1680 ईस्वी को संभाजी गद्दी पर बैठे। सोयराबाई तथा राजा राम को उन्होंने कैद कर लिया। सोयराबाई जो राजा राम की माता थी और संभाजी की सौतेली माँ थी। आगे अब इनके शासनकाल को देखते हैं कि शासक बनने के बाद क्या हुआ। तो शासक बनने के बाद संभाजी 1680 से 89 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया, यानी कि 9 साल शासन किया। राज्याभिषेक 16 जनवरी 1681 को कराया था, जबकि जो शासक थे ये जुलाई 1680 में ही बन गए थे, लेकिन जो उन्होंने राज्याभिषेक अपना कराया था वो 16 जनवरी 1681 ईस्वी को कराया था। इसके बाद इन्होंने जो अपनी राजधानी थी उसको वो रायगढ़ बनाई। वैसे तो रायगढ़ पहले से भी मराठों की राजधानी थी, तो रायगढ़ राजधानी थी इनकी भी। पत्नी इनकी येशुबाई थी, इनके पुत्र ही साहू थे। इनकी पत्नी जो येशुबाई थी उनसे, यानी कि येशुबाई इनकी माँ थी। इसके अलावा इनके टाइम पे जो पेशवा थे वो नीलोपंत थे। अब सलाहकार की बात करें तो एक कवि कलश नाम का ब्राह्मण था जो इनका सलाहकार था। इसके अलावा अगर विरोधियों की बात करें तो राजा राम जो इनका भाई था सौतेला, इसके अलावा सौतेली माँ सोयराबाई राजा राम की माँ, और अन्नाजी दत्तो जो सोयराबाई के पक्ष में थे, वो इनके विरोधी थे। 1681 ईस्वी में औरंगजेब के पुत्र अकबर ने इनसे सहायता मांगी थी और 6 वर्ष तक मराठा राज्य में रहा था। यानी कि जब इनका शासनकाल चल रहा था उसी समय औरंगजेब का पुत्र अकबर उनसे अकबर से विरोध करके या बगावत करके इनकी तरफ आया और उन्होंने मराठों से सहायता मांगी और वो 6 वर्ष तक मराठा राज्य में ही रहा था। 1689 ईस्वी में मुगल सेनापति मुकर्रब खान ने संगमेश्वर के पास नवाड़ी गांव में संभाजी और कवि कलश जो इनका सलाहकार था दोनों को बंदी बना लिया। अब 1689 में क्या हुआ, मुगल सेनापति मुकर्रब खान ने इन दोनों को बंदी बना लिया, बंदी बनाकर अपने साथ ले गया। उसके बाद 11 मार्च 1689 को ही कवि कलश और संभाजी दोनों की हत्या कर दी गई, यानी कि यहाँ पर इनकी हत्या हो गई। मराठा साम्राज्य पुनः राजा राम के नेतृत्व में संगठित हुआ और अब संभाजी की मृत्यु का बदला लेना चाहता था। उसके बाद पुनः राजा राम को शासक बनाया गया और ये इनकी मृत्यु के बाद से जो मराठे अलग अलग थे कि राजा राम अलग शासक बनना चाहता था और ये अलग शासन कर रहे थे, तो दोनों राजा राम के नेतृत्व में संगठित हो गए और चाहते थे कि वो मुगलों से जो संभाजी थे उनकी मृत्यु का बदला लें। तो राजा राम पुनः यहाँ पर राजा बन जाता है। अब राजा राम के कार्यकाल को देखते हैं। राजा राम के कार्यकाल की बात करें तो ये 1689 से लेकर 1700 ईस्वी तक शासन करते हैं। अब आगे देखते हैं। राजा राम को यहाँ पर उनके बाद शासक बनाया गया। क्यों? क्योंकि शाहू जो संभाजी के पुत्र थे, शाहू वो बहुत अभी छोटे थे, इस वजह से उनके प्रतिनिधि के रूप में राजा राम गद्दी पर बैठे, क्योंकि शाहू मात्र 7 वर्ष के थे। राजा राम की जो पत्नियां थी, पहली थी ताराबाई जिससे उसका पुत्र था शिवाजी द्वितीय, और दूसरी थी राजसबाई जिससे उसका पुत्र था संभाजी द्वितीय। यहाँ ये इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि आगे इनका इंपॉर्टेंट रोल आएगा। आगे देखते हैं। जुल्फिकार खां जो औरंगजेब का सेनापति था, उसने रायगढ़ पर फिर आक्रमण किया। राजा राम रायगढ़ से भागकर झिंझी पहुंच गया और वहां जाकर शरण ले ली और रायगढ़ किले पर मुगलों का अधिकार हो गया। अब जब राजा राम शासक बने
शासक तो ये शाहू के प्रतिनिधि के रूप में कर रहे थे। तो उसी टाइम पे जुल्फिकार खान जो औरंगजेब का सेनापति था, उसने रायगढ़ पर यानी कि इनकी राजधानी पर आक्रमण कर दिया। अब राजा राम रायगढ़ से भागकर जिंजी पहुंच गए, जो जिंजी इनके ही एरिया की एक जगह थी, वहां पहुंच गए और वहीं जाकर इन्होंने शरण ले ली। रायगढ़ के किले पर मुगलों का अधिकार हो गया। यहीं पर शाहू और उनकी जो माँ थी येशूबाई, उनको बंदी बना लिया गया। यानी कि शाहू जिनके प्रतिनिधि के रूप में ये शासन कर रहे थे, और उनकी माँ येशूबाई, उनको बंदी बना लिया गया। और इनको बंदी इसलिए बनाया गया क्योंकि उस टाइम पे एक व्यक्ति थे सूर्याजी बिपाल, उनके विश्वासघात के कारण इनका पता मुगलों को लगा और वो इन्हें बंदी बनाकर ले गए। अब क्या हुआ, 1691 ईस्वी में जुल्फिकार खान ने 8 वर्ष तक जिंजी पर घेरा डाला तथा राजा राम को जिंजी के किले में बंद रहना पड़ा। अब क्योंकि राजा राम थे वो रायगढ़ से भागकर जिंजी चले गए थे, तो जो जुल्फिकार खान था उसने वहां तक उसका पीछा नहीं छोड़ा और जिंजी के किले को घेराबंदी कर ली, यानी कि जिंजी के किले की घेराबंदी कर ली और राजा राम को जिंजी के ही किले में 8 वर्ष तक रहना पड़ा। 1689 ईस्वी में जब उसने घेरा हटाया तो उसके बाद ये सतारा पहुंचे और वहां पर सतारा को जाके इन्होंने अपनी राजधानी बनाया, क्योंकि रायगढ़ तो पहले से ही जो मुगल थे उनके कंट्रोल में है। बाद में ये सतारा को अपनी राजधानी बनाते हैं। 1700 ईस्वी में ही सतारा में इनकी मृत्यु हो जाती है। इन्होंने ही एक नए पद प्रतिनिधि का सृजन किया था। इसके अलावा पेशवा का पद प्रतिनिधि के बाद आता था, यानी कि प्रतिनिधि पहले राजा होता था, यानी कि मराठा जो छत्रपति था वो, उसके बाद प्रतिनिधि आता था और उसके बाद पेशवा का पद आता था। 2 अन्य पद भी इन्होंने सृजित किए थे, एक था हुकूमत पनाह और दूसरा था पंत सचिव। आगे बात करते हैं अब इनके बाद बनने वाले शासक शिवाजी द्वितीय की। अब शिवाजी द्वितीय कैसे शासक बने, क्योंकि ये शाहू के प्रतिनिधि के रूप में शासक कर रहे थे। अब शाहू को तो क्या है, मुगल कैद करके ले गए हैं शाहू और उनकी माँ को, तो जो इनका बेटा था शिवाजी द्वितीय, यानी कि राजा राम का जो बेटा था शिवाजी द्वितीय, वो शासक बनता है 1700 से लेके 1707 तक। अब क्या होता है, राजा राम के पश्चात उसका पुत्र शिवाजी द्वितीय शासक बनता है और ताराबाई उसकी संरक्षिका बनती है, क्योंकि राजा राम की पत्नी थी एक ताराबाई थी और एक दूसरी पत्नी थी। तो ताराबाई उसकी संरक्षिका बनती है, क्योंकि शाहू औरंगजेब की कैद में था, इसलिए शाहू शासक नहीं बन सकता था, इसलिए राजा राम के पुत्र को शासक बनाया गया यहाँ पर। उसके बाद मराठों का पुनः उत्कर्ष हुआ ताराबाई के नेतृत्व में, मतलब अच्छी शासिका थी। रायगढ़, सतारा और सिंगढ़ जो मुगलों के पास थे, उन्होंने मुगलों से वापस इनको छीन लिया। फिर 1707 ईस्वी में क्या हुआ, उधर मुगल सल्तनत में या मुगल साम्राज्य में औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है। औरंगजेब के पुत्र मुगल बादशाह बहादुर शाह प्रथम, शाह आलम प्रथम ने शाहू को कैद से आजाद कर दिया। अब जैसे ही 1707 में औरंगजेब की मृत्यु होती है, तो औरंगजेब का पुत्र जो बहादुर शाह प्रथम था, वो जब शासक बनता है, उसी को शाह आलम प्रथम कहते हैं, वो जब शासक बनता है तो वो शाहू को अपनी कैद से आजाद कर देता है। वो आजाद इसलिए करता है ताकि उसको मराठों पे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत ना पड़े और मराठा आपस में ही लड़ने भिड़ने लग जाए। तो मराठा साम्राज्य को कमजोर करने के लिए वो शाहू को कैद से आजाद कर देता है। शाहू को ही आजाद कर देता है, उनकी जो माँ थी और जो और लोग थे उन्हें आजाद नहीं करता। शाहू के पहुंचते ही मराठा राज्य में उत्तराधिकार का विवाद या फिर युद्ध प्रारंभ हो जाता है, क्योंकि शाहू जो मराठा साम्राज्य था उसके वास्तविक उत्तराधिकारी थे, तो दोनों के बीच उत्तराधिकार का विवाद शुरू हो जाता है। ताराबाई राजाराम के पुत्र को शासक बनाना चाहती थी, यानी कि अपने पुत्र को शासक बनाना चाहती थी, लेकिन जो मराठा सरदार थे वो शाहू का साथ दे रहे थे, क्योंकि शाहू ही मराठा साम्राज्य का वास्तविक उत्तराधिकारी था। फिर क्या होता है, 12 अक्टूबर 1707 ईस्वी को शाहू और ताराबाई के मध्य खेड़ा का युद्ध होता है, जिसमें शाहू विजयी हो जाता है। और विजय किसकी सहायता से होता है, तो बालाजी विश्वनाथ की सहायता से। ये मतलब अभी ये जो बालाजी विश्वनाथ है, ये मतलब इनके जो सेना थी उसी में छोटे मोटे पद पर थे, तो उनकी सहायता से ये खेड़ा का युद्ध जीत जाता है और 1708 में उन्होंने सतारा पर अधिकार कर लेता है, जो राजधानी थी मराठों की उस समय, उस पर अधिकार कर लेता है। इसके बाद शासक बनता है शाहू। तो शाहू शासक बनता है 1708 में और 1749 ईस्वी तक शासक रहता है। 1708 में शाहू शासक बना, लेकिन शाहू शासक बनने के बाद जो खेड़ा के युद्ध के पश्चात इन्हें मराठा का साम्राज्य प्राप्त हुआ था, तो उसके बाद जो मराठा साम्राज्य था वो 2 भागों में विभक्त हो गया, यानी कि एक तरफ शाहू का शासन हो गया और दूसरी तरफ ताराबाई के नेतृत्व में जो उसके पुत्र थे उसका शासन हो गया। तो शाहू के अधिकार में उत्तर का सतारा राज्य आया और शिवाजी द्वितीय जो राजा राम का बेटा था उसके अधिकार में कोल्हापुर का राज आया, यानी कि कोल्हापुर में वो शासन करने लगा और जो सतारा का राज्य था जो इनकी राजधानी थी उसमें शाहू शासन करने लगे, यानी कि 2 भागों में मराठा साम्राज्य उस समय विभक्त हो गया। अब लगातार दोनों के मध्य वर्चस्व की लड़ाई जारी रही, यानी कि दोनों एक दूसरे को हराना चाहते थे, तो दोनों के मध्य वर्चस्व की लड़ाई जारी रही। शाहू ने उसके बाद एक नया पद सेना करते यानी कि प्रधान सेनापति का बनाया और बालाजी विश्वनाथ को यह पद दिया, क्योंकि बालाजी विश्वनाथ की वजह से ही वो जो खेड़ा का युद्ध था ताराबाई से वो जीते थे। 1713 में ही उन्होंने बालाजी को पेशवा का पद दे दिया।
बालाजी विश्वनाथ के साथ ही पेशवा का जो पद था वो वंशानुगत हो गया, क्योंकि हम देखते हैं कि बालाजी विश्वनाथ के बाद जो इनका पुत्र था बाजीराव, वो मराठा का पेशवा बनता है और उसके बाद कंटिन्यू उसका पुत्र ऐसे मराठा के जो पेशवा थे वो बनते जाते हैं। तो यहीं से ये पद वंशानुगत हो गया था, जबकि हम पिछले वीडियो में देख चुके हैं कि शिवाजी के टाइम पे कोई भी पद वंशानुगत नहीं था। 1731 ईस्वी में वारणा की संधि होती है। इस संधि के अनुसार जो उत्तर भाग था वो शाहू का शासन मान लिया गया और उसकी राजधानी सतारा तथा दक्षिण भाग पर शिवाजी द्वितीय के पुत्र संभाजी द्वितीय यानी कि राजा राम की दूसरी पत्नी राजसबाई से उत्पन्न का शासन मान लिया गया। अब क्या होता है, इधर वारणा की संधि करता है जो मराठा बालाजी विश्वनाथ है, वो वारणा की संधि करते हैं 1731 में। इस संधि के अनुसार क्या होता है, जो मराठा साम्राज्य का उत्तरी भाग था उस पर तो शाहू का शासन होता है और उसकी राजधानी सतारा मान ली जाती है। इसके अलावा जो दक्षिणी भाग था उस पर शिवाजी द्वितीय के पुत्र संभाजी, आप जानते हैं कि शाहू के साथ साथ जो शासन कर रहा है उधर कौन है, जो राजा राम थे उसका पुत्र शिवाजी द्वितीय। शिवाजी द्वितीय की उधर मृत्यु हो जाती है, उसके बाद उसका पुत्र संभाजी द्वितीय उसको वहां पर शासक बनाया जाता है, जो कि राजा राम की दूसरी पत्नी राजसबाई से उत्पन्न था। यानी कि ये जो पहला था शिवाजी द्वितीय, ये राजा राम की पहली पत्नी से उत्पन्न था और जो दूसरा था ये संभाजी द्वितीय, ये राजसबाई से उत्पन्न था, उसका शासन होता है और दोनों की उसकी राजधानी कोल्हापुर मान ली जाती है। यानी कि यहाँ पर दोनों के बीच जो वर्चस्व की लड़ाई थी वो समाप्त हो जाती है कि कौन किसको हरा ले। दोनों मान लेते हैं कि चलो आधा राज्य हमारा और आधा राज्य उनका। तो वर्चस्व की लड़ाई यहाँ पर मराठों के बीच में जो अंदरूनी लड़ाई चल रही थी वो यहाँ पर समाप्त हो जाती है। बाद में कोल्हापुर में क्योंकि संभाजी द्वितीय का कोई पुत्र नहीं था, इसलिए शिवाजी द्वितीय के पुत्र राजा राम द्वितीय को कोल्हापुर का शासक बनाया गया। उसके बाद कोल्हापुर में संभाजी द्वितीय की भी मृत्यु हो जाती है और क्योंकि उनका कोई पुत्र नहीं था, इसलिए शिवाजी द्वितीय के ही जो पुत्र थे दूसरे राजा राम द्वितीय, उनको कोल्हापुर का शासक बनाया जाता है। तो एक तरफ कोल्हापुर में इनका शासन चल रहा है, दूसरी तरफ सतारा में चल रहा है, लेकिन अब दोनों के मध्य वर्चस्व की लड़ाई समाप्त हो चुकी है, यानी कि शांति से दोनों अपना राजकाज कर रहे थे। बाद में 1749 ईस्वी में क्या होता है, साहू की ही मृत्यु हो जाती है और 1750 ईस्वी में बालाजी बाजीराव से राजा राम द्वितीय की संधि हो जाती है। अब जो कोल्हापुर में राजा राम द्वितीय शासक हैं और इधर शाहू शासक थे, तो 1749 में जब साहू की मृत्यु हो जाती है तो जो बालाजी बाजीराव थे वो राजा राम से यानी जो कोल्हापुर का शासक है उससे एक संधि कर लेते हैं। संधि का नाम था संगोला की संधि और उसमें क्या होता है, पेशवा वास्तविक शासक बन जाता है, यानी कि वो छत्रपति को यहाँ पर नाम मात्र के लिए रखता है और सारी शक्ति अपने हाथ में ही ले लेता है। यानी कि दोनों साम्राज्यों को, क्योंकि इधर साहू की मृत्यु हो जाती है तो इधर कोई शासक आगे बचा नहीं है, उधर सिर्फ वो अकेला है, तो उससे संधि करके वो यहाँ पर पेशवा को वास्तविक शासक बना देते हैं, यानी कि सारी शक्ति पेशवा के हाथ में दे देते हैं। छत्रपति यहाँ के बाद नाम मात्र का शासक रह जाता है और सतारा के किले में बंदी सा जीवन व्यतीत करने लगता है। पहले राज्य कोल्हापुर में कर रहा था, जब साहू के मृत्यु के बाद जब संधि होती है तो वही यानी कि जो राजा राम द्वितीय है वही सतारा के किले में आ जाता है और वहां पे मतलब पूरे मराठा साम्राज्य का छत्रपति बन जाता है, लेकिन सिर्फ नाम मात्र का होता है, क्योंकि जो पूरी शक्ति थी वो तो जो पेशवा थे बालाजी बाजीराव उनके हाथ में थी। आगे हम शिवाजी की वंशावली को देखते हैं। यहाँ हमने देख लिया कि किस तरह से पूरे मराठा साम्राज्य की जो शक्ति थी वो पेशवा के अंडर में आ गई। अब शिवाजी की वंशावली को देखते हैं। तो सबसे पहले तो हैं शिवाजी, क्योंकि मराठा साम्राज्य की स्थापना ही इन्होंने करी थी। इनके दो पुत्र थे, बड़े पुत्र का नाम था संभाजी और छोटे पुत्र का नाम था राजा राम। क्योंकि संभाजी उस समय पन्हाला दुर्ग में कैद थे, इसलिए लोग राजा राम को शासक बनाते हैं, लेकिन फिर पुनः जब संभाजी कैद से बाहर निकल के आते हैं तो वो शासक बनते हैं, यानी कि दूसरे नंबर पर संभाजी छत्रपति बनते हैं। उसके बाद फिर संभाजी की मृत्यु के बाद राजा राम को पुनः शासक बनाया जाता है। राजा राम जब शासक बन थे तो उसी टाइम पे साहू जी कैद हो जाते हैं, यानी कि साहू जी शासक बनते लेकिन वो कैद हो जाते हैं। उसके बाद राजा राम के पुत्र जो शिवाजी द्वितीय थे वो शासक बनते हैं। शिवाजी द्वितीय जिस समय शासन कर रहे थे उसी टाइम पे जो औरंगजेब का पुत्र था वो साहू जी को जेल से आजाद कर देता है अपनी कैद से और फिर साहू जी आकर शासक बनते हैं। लेकिन आपको पता है कि साहू जी के टाइम पे ही जो मराठा साम्राज्य था वो दो भागों में विभक्त हो जाता है। पहली तरफ जो साहू जी थे वो शासन कर रहे थे और इन्हीं के समय पर दूसरी तरफ संभाजी द्वितीय शासन कर रहे थे, जो कि राजा राम के ही दूसरे यानी कि छोटे पुत्र थे। उसके बाद इधर तो साहू जी ही शासन करते रहते हैं। उधर क्या होता है, संभाजी द्वितीय की मृत्यु हो जाती है और संभाजी द्वितीय की मृत्यु के बाद संभाजी द्वितीय का कोई पुत्र नहीं था, तो वापस से जो शिवाजी द्वितीय थे चौथे छत्रपति, उनके ही पुत्र राजा राम द्वितीय को दोबारा से शासक बनाया जाता है और अंतिम पेशवा यही थे राजा राम द्वितीय। क्योंकि जब साहू जी की मृत्यु होती है तो जो बालाजी विश्वनाथ हैं वो राजा राम द्वितीय को पूरे मराठा साम्राज्य का छत्रपति बनाकर और जो पूरी शक्ति थी वो अपने हाथ में केंद्रित कर लेते हैं। इस तरह से छत्रपति का पद यहाँ पर सिर्फ नाम मात्र का रह जाता है और जो राजा
परशुराम द्वितीय थे वो अंतिम छत्रपति बन जाते हैं। इसके बाद मराठा साम्राज्य का जो पूरा सर्वे सर्वा था वो पेशवा बन गया था। इसके अगले वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह से पेशवा के अंतर्गत मराठा साम्राज्य का प्रसार प्रसार हुआ और किस तरह से बाद में मराठा युद्ध होते हैं और किस तरह से अंग्रेज उसको अपने साम्राज्य में मिला लेते हैं। अगर आप इसी तरह डिटेल में मेरे साथ हिस्ट्री पढ़ना चाहते हैं तो बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।